फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया प्रॉब्लम। पहले तो पता चलना चाहिए कि इंटीग्रेशन कहाँ से आया है। राइट ना। ओके। ओके। सो थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया होगा, राइट। अब एरिया प्रॉब्लम मतलब रीमन इंटीग्रल वाला पार्ट में बता रहा हूँ कि रीमन इंटीग्रल क्या होता है। जैसे देखो, ध्यान से देखना। कोई फंक्शन है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेता है, और एक्स का वैल्यू क्या है, 0 to 2 है, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अंडरस्टूड। तो तुम क्या करती हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करती हो। ये पैराबोला होता है ना ऐसा। पैराबोला तो कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट नहीं लेना, 0 से 2 तक लेना है एक्स का वैल्यू, राइट। तो इसलिए मैं लेफ्ट वाला पार्ट को कट कर लेता हूँ। तो 0 से 2 मतलब ये पूरा एरिया। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब तुम बोलोगे सर इसका एरिया कैसे फाइंड करें। राइट। तो देखो ये 0 है, ये लेट सपोज 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसको मैं चार सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 0.5, 1, 1.5 और 2। राइट। डेल्टा एक्स मैं ले लेता हूँ b - a/n। कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हो, चार ना। तो b का वैल्यू क्या है, ये b होता है और ये a होता है। तो 2 - 0/4, तो कितना आ गया, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो डेल्टा एक्स मतलब जो डिफरेंस है सब में, वो कितने यूनिट का लिया है, 0.5 का लिया है ना। अंडरस्टूड। तो चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। एक पार्ट ये हो गया, इसका एरिया बताओ। राइट। फिर इसका एरिया बताओ, ये वाले पार्ट का। अंडरस्टूड। फिर इसका एरिया बताओ। राइट। और लास्ट में इसका एरिया बताना है। तो इन जब चारों एरिया को ऐड करेंगे तो मुझे ये पूरे का एरिया मिल जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड रीमन सम। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं। राइट। तो इसको देखो, ये, अब तुम बोलोगे सर ये तो कर्व है। कर्व है ना, वेरी गुड। कर्व है, लेकिन तुम इसको रेक्टेंगल मान लो। चार रेक्टेंगल में है, क्योंकि एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया निकालना इजी है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया। एरिया क्या करना है तुम्हें, हाफ। हाफ क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स है ना। यस। तो तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब जो डिफरेंस है, f(हाफ). f(हाफ) मतलब पहला पहला वाला पार्ट ये है ना, राइट। फिर डेल्टा एक्स, दूसरा इंटरवल क्या है, 1 पे है, ये वाला एरिया, राइट। तीसरा डेल्टा एक्स, f(1.5), और चौथा क्या है, डेल्टा एक्स, f(2). तुम बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। हेलो। ओके। अगर कोई रेक्टेंगल दिया है, तो इसका एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है ना। यहाँ लेंथ क्या है, 0 से 0.5 लेंथ है, राइट। और ब्रेथ क्या है, मतलब हाइट है ना। और हाइट क्या है, एफ का वैल्यू 0.5 पे, और इसका f1, राइट। तो सबका एरिया कितना है, डेल्टा एक्स कितना है, सब में हाफ है ना। यस। और f(5) सॉरी, कितना दिया है ये,
एफ ऑफ 0.5 नहीं दिया है, मान लो नहीं दिया है, चलो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए यहाँ 1 ले लेता हूँ, और यहाँ मैं चलो 2 ले लेता हूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 3, प्लस हाफ इंटू 4। अंडरस्टूड ना? 3.75 है। इतना क्लियर है? अब इसी ग्राफ को ध्यान से देखना, इसी ग्राफ को ऐसा ग्राफ था ना, पहले तुमने 0.5, 1, 1.5 और 2 में डिवाइड किया था, राइट? अब तुम और छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। चलो 0.25 ले लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा? 0.75, यहाँ क्या जाएगा? 1.25, और यहाँ क्या जाएगा? 1.75, राइट ना? अब तुम बोलोगे सर अब क्या, वॉल्यूम तो वही, सॉरी एरिया, बड़े वाले का तो एरिया वही रहेगा ना, लेकिन छोटे वाले का एरिया क्या करेंगे? अब इसको और सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट? 0.25, एफ ऑफ 0.25, 0.25, 0.5 हो गया ना? ऐसे सबको ऐड करते जाओ। तुम बोलो सर और छोटा कर दे तो और छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ, तो ये छोटा होते 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 इतना हो जाता है कि ये पूरा स्मूथ कर्व बन जाता है। अंडरस्टूड? अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। अगर हम एरिया छोटा करते जाए करते जाए करते जाए, राइट? राइट, तो और छोटा पार्ट करते जाओ, जैसे एक बड़ा पार्ट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और ऐड करते जाओ, ये थोड़ा टफ हो जाता है ना। इसी को हम बोलते हैं रीमन सम। रीमन सम का मतलब होता है समेशन ऑफ डेल्टा एक्स एफ एक्स है। अंडरस्टूड? अब तुम बोलो सर थोड़ा सा मुझे सम हार्ड लग रहा है, क्योंकि मैं कितना ऐड करूंगा, तो रीमन सम को इन्होंने कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया है, एफ ऑफ एक्स। अंडरस्टूड? यस। क्लियर है? यस। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ, इसका जनरल फॉर्म ये होगा, लिख लो पहले, रीमन से। अगर किसी भी चीज का एरिया निकाल रहे हो तो ये होता है एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब जो यूनिट का डिफरेंस है सब में, और आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, जितने भी तुमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किए वो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीमान सम, राइट? यस। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या हो जाएगा? x1 डेल्टा एक्स, x2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो सब में कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं किसी में ज्यादा यूनिट का डिफरेंस है किसी में कम है, राइट? यस। क्लियर है? जब जब किसी फिगर को मान लो 2 पार्ट में किया था, तो 2 ही रीमन सम आएगा ना। 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 4 रीमन सम आ जाएगा, राइट? और छोटा करते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा, तुम क्या करो, एन का वैल्यू बहुत ज्यादा ले लो, मतलब ये छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, राइट? तो ये बन जाएगा किसमें? कंटिन्यूअस में बन जाता है, एक्स का वैल्यू ए से लेकर बी तक। ओके। यस। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम्म, ये समझ गया ना? यस। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एस्टिमेट द एरिया बिटवीन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब
-5x 0 to 4 यूजिंग n = 5। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है ना। चलो तुमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, कभी भी रीमन सम आएगा तो तुमको ग्राफ से ही करना पड़ेगा। ओके, अगर ग्राफ से नहीं कर रहे हो फिर भी हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, जैसे देखो फार्मूला क्या होता है एरिया का, Δx Fx i, राइट ना। आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और n कितना है, 5 है ना। चलो ठीक है, Δx कैसे निकालते हैं, b-a/n ना। ये मैंने बताया था ना, अगर पॉइंट ए से बी जा रहा है और n नंबर ऑफ स्टेप से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4/5, मतलब 0.8 आ गया, राइट। तो तुमको एरिया निकालना है, और सब इंटरवल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, 5 पार्ट में, और सबका डिफरेंस कितने कितने यूनिट का है, 0.88 का, राइट। यस, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से शुरू है, 0 से ना। 0 में 0.8 जोड़ो, फिर 0.8 जोड़ो, कितना आएगा, 2.43। देखो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, अगर 0 से स्टार्ट कर रही हो, राइट। यस, तो अच्छा, यहाँ f(0) तुम्हें फाइंड करना है, 0 से तो स्टार्ट हुआ है ना। यस, और f(0.8), f(1.6), f(2.4), f(3.2) और f(4) इस फंक्शन में रखना है, अंडरस्टूड। तो f(0) क्या आएगा, 5 आएगा ना, यहाँ रखो। f(0.8) कितना आ रहा है, चेक करो। चलो लॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए ना। तो एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 × f(0), 0.8 इंटू f(0.8). अच्छा, सब में 0.8 होगा ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, Δx, ये तो कॉमन होता है। तो 2.4 f(4), राइट। तो ये f(0.8), यहाँ 0.8 रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 1.6 रखो, राइट। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 25.13। ओके, ये तो हो गया रीमन सम से तुमने फाइंड किया। अगर इंटीग्रेशन से फाइंड करना है, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 to 4 है ना, राइट। यहाँ तुमसे नहीं बोला था कि इंटीग्रेशन मेथड यूज करो, यहाँ तुमसे सिर्फ क्या बोला था, रीमन सम का यूज करो। ओके, बट मैं दोनों से बता रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन में x³ क्या होता है, x4/4, 5x3/3, 6x² 2, 5x, और लिमिट क्या होता है, 0 to 4, अंडरस्टूड ना। तो जब इसमें 4 रख के सिंप्लीफाई करोगे, वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, राइट।
एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। इज इट क्लियर? यस। चलो, तो रीमन सम के हेल्प से एरिया पूछे तो ये फार्मूला यूज करना है तुम्हें। अभी अभी हम लोग इंटीग्रेशन पे नहीं आए, राइट? यस। इफ आई आस्क यू, estimate the area of the region between hx. Function is denoted by hx minus x cos x by 3. Okay. On x axis 0 to 3 using n is equal to c 6 by Riemann sum. Tell me the area. Okay. Yes, tell me. तो सबसे पहले क्या फाइंड करना? डेल्टा। पहले बताओ डेल्टा कितना आ रहा है। 0.5 आ रहा है, इसका मतलब when you go from 0 to 3, right, in 6 part, then it, yes, 0.5, you are getting 0.5, right? Because 0.5 into 6 is 3, right? So 2.5 and last is 6. You can count first step, second, third, fourth, fifth, sixth, right? Yes. So yes, now find the area of this part, then this part, understood? Then this part and this part. And when you add all these area, you will get the complete area problem, right? And how you get delta? B, my final value point minus initial point upon number of steps. 1.5, which is equal to 0.5. Yes. Find the area. Tell the final answers. Yes. You are allowed to use calculator. Okay. So whenever you use calculator while using trigonometric function, always keep calculator in radian mode. Okay. कैलकुलेटर में जब तुम 90 डिग्री कॉस 90 डाल के देखो कितना आ रहा है। टोटल एरिया 3.81, -3.81, right? But you can say sir area is never negative. See, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, राइट, वेरी गुड। बट क्या है कि जरूरी नहीं कि फिगर हमेशा एक्स एक्सिस के अपसाइड ही रहे, राइट ना? कुछ फिगर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये है, ऐसे भी फिगर हो सकता है ना। तो एरिया नेगेटिव का मतलब क्या है कि इट इज डाउन टू द एक्स एक्सिस, अंडरस्टूड? मतलब वो नेगेटिव रीजन में है। ओके। ठीक है। अगर तुमसे सिर्फ एरिया पूछा जा रहा है तुम उसको पॉजिटिव में लिख सकती हो।
बट कभी भी अगर ग्राफिकली दिखाओ तो नेगेटिव लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके। तो जब भी एरिया मान लो, तुमने क्या बोला, -3.81, राइट। इसका मतलब वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड है, ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है। मान लो ग्राफ ऐसा है, छोटा सा बच्चा यहाँ है लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट इधर है, राइट ना। तो ये एरिया डोमिनेट करेगा ना। तो ये एरिया भले ही पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव ज्यादा है। जब दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव एरिया आएगा। नेगेटिव एरिया का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इनसाइड द नेगेटिव रीजन। ओके। यस। अभी समझ गए ना कि रीमन इंटीग्रल क्या होता है। ओके। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द इंटरवल ए बी, तो इंटरवल को एन पार्ट, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दो विथ इक्वल लेंथ डेल्टा एक्स, राइट। तो जब इसको, जब फंक्शन को समेशन लेंगे डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करने के साथ, और मान लो तुम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एन का वैल्यू बहुत ज्यादा ले लिया, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीमन इंटीग्रेशन में जब नंबर ऑफ एन, राइट, जब नंबर ऑफ एन बहुत ज्यादा हो जाता है और वो कर्व क्या बन जाए, एकदम स्मूथ बन जाता है, तो उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीमन कर्व, सॉरी इंटीग्रेशन। जैसे ग्राफ है, राइट, ये इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और पार्ट में डिवाइड कर दो, और पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जब इतना ज्यादा हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये पूरा कर्व क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। और कंटिन्यूअस के लिए ही यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ओके। यस। जैसे क्वेश्चन है, यूजिंग द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, हाँ? ये डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन है। कंप्यूट 0 to 2 x² + 1 dx। तो तुमको इंटीग्रेशन नहीं यूज करना है, रीमन का यूज करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, राइट। तो तुमको पता है अगर 0 से 2 fx कोई फंक्शन दिया है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा fxi डेल्टा एक्स। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एक्स ना। डेल्टा एक्स के लिए ए क्या है? 0, और बी क्या है? 2, मतलब 0 से 2 की तरफ जाना है, तो 2 - 0 होगा ना। लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दिए है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? इट इज नॉट गिवन, तो मैं एन ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स क्या है? xi² + 1 × डेल्टा एक्स क्या है? 2/n है, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, 2/n का मतलब क्या होता है?
टू अपॉन एन का मतलब है कि टू अपॉन एन वाले टर्म ये इक्वल बिट रहेगा ना सब इंटरवल्स, राइट। ओके, अब देखो, ये एक्स आई क्या है, टू अपॉन एन है ना, इसका मतलब जीरो से लेकर टू तक जाना है, और सब में टू अपॉन एन डिवाइड करना है, टू अपॉन एन, ये कितना देगा, फोर अपॉन एन, एट, एट अपॉन एन, राइट ना। यस, सॉरी, सिक्स अपॉन एन। ऐसे बढ़ता जाएगा ना, ऐसे तब तक करेंगे जब तक ये टू ना हो जाए, राइट। तो एक्स आई का वैल्यू क्या है, सभी एक्स आई का वैल्यू क्या है, टू आई अपॉन एन है ना। देखो, आई आई का वैल्यू जीरो तो ये मिलेगा, वन है तो ये मिलेगा, टू है तो ये मिलेगा, थ्री है तो ये मिलेगा, राइट। तो एक्स आई के जगह क्या रखेंगे, टू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस वन, टू अपॉन एन, राइट। तो जब भी हम समेशन यूज करते हैं तो dx लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं है। ओके, अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये टू, टू का स्क्वायर इंटू टू कितना आ जाएगा, फोर इंटू टू एट हो गया ना। और एक क्या जगह एन क्यूब प्लस टू अपॉन एन, यहाँ तक समझ में आया। यस। अच्छा देखो, तुम थोड़ा अगर पढ़ी होगी, सिग्मा आई कहीं भी आता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, एन, एन प्लस वन अपॉन टू होता है ना, ये कभी पढ़ी हो। ओके, तब तो ये भी जानते होगे, एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। डू यू नो दिस फार्मूला। ओके, तो फॉर नाउ, राइट नाउ फॉर, इसको तुम याद रखो, ठीक है। जैसे वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक का समेशन है, तो ये आएगा। ओके, तो एट अपॉन एन क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ अंदर क्या बचेगा, सिग्मा आई स्क्वायर। ओके, तो वन अपॉन एन बाहर ले लो, ये टू, आई का वैल्यू वन से लेकर एन तक। ओके, अब देखो आई स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ये तीन फार्मूला याद रखना है, एक आई क्यूब वाला भी याद रखो। ये तीन फार्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, खासकर तब जब सिग्मा वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा। तो एट अपॉन एन क्यूब, आई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। टू को एन बार जोड़ो तो कितना हो जाएगा, टू एन हो जाएगा ना। यस, तो एन से, टू से टू कैंसिल, सॉरी नीचे तो एन था ना, एन से एन कैंसिल हो गया ना। ओके, अच्छा, एन का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर एन क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं ना। यस, ठीक है। एन क्यूब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस टू, तो एन क्यूब कैंसिल, इन्फिनिटी रखने पर क्या आएगा, राइट।
8 + 6, 14/3 आ गया आंसर। अंडरस्टूड। तो ये हमारा, हाँ करेक्ट, 14/3 इज द आंसर। ओके। ये तो रीमन इंटीग्रल से किया मैंने। अगर तुम डायरेक्ट इंटीग्रल से करती तभी भी इसके आसपास ही आंसर आता है। ओके। तो दिस इज कॉल्ड रीमन इंटीग्रल। जैसे मैं तुमको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ विदाउट यूजिंग रीमन इंटीग्रल। तो याद रखना, x² का इंटीग्रल होता है x³/3, राइट। और 1 का होता है x। 0 to 2, when you put 2 you will get 8 + 2। देखो फिर से वही आ गया ना, 8/3 + 2, 14/3। तो देखो रीमन से भी उतना ही आ रहा है और डायरेक्ट करने पर भी वही आ रहा है, राइट। यस। समझ गया ना। ओके। आगे चले। ओके। सी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। ओके। पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है, राइट, और बी से ए कर देंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो मैंने लिमिट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया ना। तो व्हेन यू इंटरचेंज द लिमिट ऑन एनी डिफरेंट इंटीग्रल, all that we need to do is take a minus sign onto the integral, right। मतलब अगर तुम ए से बी जा रही थी तो तुम्हारा डायरेक्शन इधर था, लेकिन जब बी से ए जाओगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके। अगर कोई फंक्शन ए से ए जा रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। 0 क्यों होगा, क्योंकि तुमने मूव ही नहीं किया ना। A to A मतलब क्या हो गया, विड्थ कितना आ गया, 0 ना। यस। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी CF(x)dx है, तो सी इज कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बीच में प्लस हो या माइनस हो, यू कैन डू सेपरेटली, राइट। यस। अब देखो, अगर तुम ए से बी जा रहे हो और बीच में कोई सब इंटरवल्स है, तो ए से सी भी जा सकते हो, सी से बी भी जा सकते हो, राइट। तो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, you can also go from A to C and then C to A, sorry C to B। ओके। तो जरूरी नहीं है कि सी की इंटरवल डी भी आ सकता है बीच में। ए से सी जाओ, सी से डी, देन डी से बी, अंडरस्टूड। कई सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई फंक्शन है ए से बी, इफ यू रिमूव, हाँ, यू कैन रिप्लेस विथ एनी वेरिएबल, यहाँ टी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है।
वाई भी लिख सकते हो। ओके, मतलब आंसर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। समझ गया ना? यस। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अरे 1 सेकंड में बताना चाहिए था। ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है। 0 क्यों? क्योंकि ए टू ए है ना। जब फंक्शन ए से ए जाता है तो देर इज नो मूवमेंट, तो उसका एरिया भी 0 हो जाएगा। दैट्स वाई यू कैन राइट 0 डायरेक्टली। राइट। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक फंक्शन है 6 to -10। 6 to -10 मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हो, राइट? ओके। एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू है 23। यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, बट उसका इंटीग्रल दिया है। और -10 to 6 दिया है क्या? जी एक्स -9। डिटरमाइन -10 to 6 टू f(x) -10 g(x) का वैल्यू क्या होगा? ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो तुम क्या करो, सेपरेट कर लो ना। तो क्या करोगे? 2 -10 to 6 f(x) 10 g(x), राइट? तो इसका वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। क्लियर ना? और जीएक्स का भी वैल्यू ऑलरेडी गिवन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस। 12 to -10। डिटरमाइन इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। -5 to 12। f(x) क्या होगा?
-2, -12। यस। क्योंकि देखो, लिमिट ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। तो 12 to -10 मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है। और 100 से -10, 100 मतलब यहाँ, राइट। ओके। तो इसका वैल्यू दिया है क्या, -2, यहाँ से यहाँ। और 100 से 12, सॉरी, इसका 6 दिया है ना। और इसका -2 दिया है। और 100 से -5 कितना दिया है, 4। तो वो बताना मुझे -5 से 12 क्या होगा। तो उल्टा हो गया ना, राइट। तो तुम एक काम करो, 100 से क्या फाइंड कर लो, -10 ना। तो 100 से -10 एफ क्या हो जाएगा। तो कुछ और पूछा है। ठीक है। -2। ठीक है, देखो, हमको फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड क्या करना, -5 से 12, राइट। तो -5 से 12 जाने से अच्छा है कि -5 से 100 चले जाएं, प्लस 100 से 12 चले जाएं, राइट ना। ओके। और फिर 100 से 12 जाने के लिए क्या करेंगे। हम अब देखो, प्रॉब्लम इसमें होगा ना। तो फिर से इसको क्या लिख लो, -5 से 100, 100 से -10, और -10 से 12, इजन। अब सबका वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो -5 से 100। अब तुम बोलोगे सर 100 से 5 दिया, तो इसको जब इधर लिमिट को इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू क्या होता है, माइनस हो जाता है ना। यहाँ 100 से कितना हो जाएगा, -2। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो -12 का करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। यस। अब देखो, कुछ और प्रॉपर्टी है। जैसे ऐसे देखो, अगर कोई कांस्टेंट है और उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, b - से लिख लेना। c इज एनी रियल नंबर, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है और x का वैल्यू बाउंडेड है, a से b है, तब जो इसका इंटीग्रल होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे फंक्शन ले लो x²। x² हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, x का वैल्यू कुछ भी रखो। इसका मतलब अगर ये फंक्शन यहाँ है, तो ये इसका वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा, ओके। यस। तीसरा फंक्शन प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक फंक्शन बड़ा है किसी दूसरे फंक्शन से, ओके, और x का वैल्यू a से b है, तो याद रखना है f(x) dx हमेशा बड़ा होगा किससे, g(x) dx से। अंडरस्टूड। अब लास्ट वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन, मान लो स्मॉल m से लेकर बड़ा m तक वेरी कर रहा है,
और एक्स का वैल्यू क्या है, ए से बी है। ओके, तो एम बी माइनस ए, ये लोअर लिमिट होगा इंटीग्रल का। और एम बी माइनस ए, राइट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, और इसको बोलेंगे अपर बाउंड। तो जो इंटीग्रल होगा इसका, इसके बीच में लाई करेगा। अभी लिख लो प्रॉपर्टी, एग्जांपल देखते हैं। और दूसरा चीज क्या है, अगर कोई इंटीग्रल ए से बी है, उन सबका मॉड ले रहा हूँ, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन को बाहर करो, और सिर्फ फंक्शन का मॉड ले लो, तभी भी आंसर सेम हो जाएगा। ओके, फिर भी ये हमेशा बड़ा रहेगा। समझ गया ना? यस। क्लियर है? यस। एक बार देख लो इसको। ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कोई फंक्शन है, इज कंटिन्यूस, ओके, ऑन इंटरवल ए बी, देन डी एक्स क्या होगा, ए टू एक्स एफ टी डी टी, राइट। तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा, और डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इज कंटिन्यूस। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा, तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा। इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि डी बाई डी एक्स, कोई भी इंटीग्रल है, अगर ए से एक्स जा रहा है, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फाइंड जी डैश एक्स। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फाइंड जी एक्स, जी डैश एक्स, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू। तो देखो क्या था, जहाँ टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है ना, ये पूरा फंक्शन टी के टर्म में है, राइट। तो इसको कैसे करोगे, ये कुछ भी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर ये पूरा फंक्शन टी के टर्म में और यहाँ एक्स है, तो डायरेक्टली तुम्हें यहाँ एक्स रखना है और बाकी सब हटा देना है। अंडरस्टूड? तो व्हाट विल यू डू? तो तुमको क्या करना है, व्हेन यू डिफरेंशिएट
तो इस साइड जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कुछ भी रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में तुम्हें क्या करना है, जहाँ टी है वहाँ एक्स रख दो। दैट्स इट। और ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। ओके। यस। अंडरस्टूड ना। Yes. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका वैल्यू बताओ। नहीं। कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो नाम मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कौन सा फंक्शन है। तो यू कैन राइट जी ऑफ एक्स। ओके, तो फाइन जी डैश एक्स। यस। यस। ओनली ऑल थिंग्स विल चेंज इनटू एक्स, राइट। दैट्स तो बेसिक क्लियर बन। Okay, next time I will tell you fundamental theorem of calculus part 2. Okay, in part 2 you will learn how to integrate by using direct formula. Okay, yes. That part we will do in second lecture, next lecture. Okay, so tomorrow same time.